हेलो डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो चलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक बार आप लोग बता दीजिए वॉइस वगैरह सब क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाए। नमस्ते वर्षा, नमस्ते। और सभी लोग भैया कहाँ हैं? जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए और एक बार हमको ज़रूर बता दीजिए वॉइस वगैरह सब क्लियर है या नहीं, फिर आगे सेशन को बढ़ाया जाए। और सभी लोग को शेयर कर दीजिए जिससे और से जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। हेलो। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि वॉइस वगैरह सब सही आ रही है या नहीं, जिससे सेशन को स्टार्ट किया जाए। हेलो वर्षा, वॉइस वगैरह आप बता दीजिए एक बार क्लियर आ रही है या नहीं, या कोई इशू हो तो सही कर लिया जाए, नहीं तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। अभिषेक जी हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार बता दीजिए वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है? ओके, क्लियर है सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। 16W जिनका भी प्रीलिम्स में हल्का फुल्का भी डाउट लग रहा है, लगता है कि प्रीलिम्स सर कहीं नहीं हो रहा है, मेंस तैयार होता जा रहा है, मेंस हम लिख भी ले रहे हैं, बट कहीं नहीं कहीं प्रीलिम्स में अटक जाते हैं। वो इसी साइड में अटक जाते हैं, ये जीएस के किसी पोर्शन में अटक जाते हैं, कहीं नहीं कहीं हम उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी लोग के लिए 16W फार्मूला बैच लाई गई है। आप इसको जल्द से जल्द इनरोल करें, दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और कॉल करके इससे बारे में जितनी डिटेल है वो आप ले सकते हैं। इस फार्मूले का नाम 60W है। इसका मतलब क्या है, 16 वीक में आपको प्रीलिम्स का बिल्कुल निचोड़ दिया जाएगा जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। प्लस इसके साथ आपको एक बुक दी जाती है जिसमें करंट अफेयर डिटेल होती है। ठीक है, वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके। ओके वर्षा, ओके ठीक है। सागर जी, चलिए पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, चलिए आराम से पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर को देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द टेस्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? नॉट मतलब नहीं, सही वाला बताना है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है, वहां के लोग ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। हड़प्पाई लोग के लोहे का ज्ञान था। इस सभ्यता के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगी सभ्यता भी कहा जाता था। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सभी लोग का भाई स्वागत है नाउ आईएएस में। आप सभी लोग ऐसे ही रेगुलर क्लास में आया करिए, रेगुलर आप एमसीक्यूज को करते रहिए, धीमे धीमे करके आप हिस्ट्री पे मजबूती पाने लगेंगे। ठीक है, 2 क्लासें आप किए होंगे, उसमें कहीं नहीं कहीं आपको हड़प्पा का एक बेस तैयार हो गया होगा। आपको ये चीजें पता चल गई होंगी कि क्या है हड़प्पा में, कहाँ कौन से पूरा स्थल है, कैसे वो लोग क्या करते थे। कुछ नहीं कुछ जरूर आपको नॉलेज मिली होगी। वैसे ही और जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होती जाएंगी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। आवाज, मुझे जहां तक अनुमान है आप सभी लोग के क्वेश्चन अधिकांश सही होंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन में क्या किया गया है, मिक्स फॉर्म किया गया है, ना ज़्यादा बहुत टफ किया गया है ना ज़्यादा बहुत सरल किया गया है, मिड फॉर्म में किया गया है। मुस्कान का आ रहा है ए ऑप्शन। और सभी लोग भी भैया जल्दी से आंसर करिए, और सभी लोग भी आंसर दीजिए। और सभी लोग भी आंसर दीजिए, कहाँ गए भाई सभी लोग? वर्षा का आ रहा है ए का 1। ठीक है, और बताइए। जितने लोग भी लाइव हैं कम से कम आंसर दीजिए। फर्स्ट का 1, सभी लोग 1 कह रहे हैं। फर्स्ट का 1, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला वाला ऑप्शन इसमें नहीं, सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना था।
पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला ऑप्शन हड़प्पा में लोहे का ज्ञान नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्या है, सही नहीं है। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्या? हाँ ठीक है। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान था, ऐसा नहीं है उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, उनको लोहे की नॉलेज नहीं थी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आयरन के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी और सारी चीजें हैं। कांस्य युगी सभ्यता कहने का मतलब ये है लोहे का इसमें नॉलेज नहीं था, तभी इसको कांस्य युगी सभ्यता कहा गया। सुनीता जी हर हर महादेव। सभी लोग को गुड आफ्टरनून। ठीक है, जिनका भी ए आ रहा है वो ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी। उनको लोहे का नॉलेज नहीं था, इसीलिए उनको कांस्य युगी सभ्यता भी कहा जाता था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कांस्य युगी सभ्यता उनको क्यों कहा जाता था? चलिए बताइए। देखिए, हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान था, क्योंकि हड़प्पाई सभ्यता, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नहीं था। हड़प्पाई उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पाई सभ्यता को कांस्य युगी सभ्यता कहा जाती थी, क्योंकि उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। कांस्य युगी सभ्यता जिसका अर्थ है इनके औजार हथियार मुख्य रूप से कांस। कांस किसका मिक्सचर होता है? तांबा और टीन का। किसका? ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है? कॉपर एंड टीन का। कॉपर एंड टीन मिलकर क्या बन जाते हैं? कांस, इसीलिए इसको कांस्य युगी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए राइट आंसर उसका बी होगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा था। ठीक है ना? तो इस चीज को कहीं नहीं कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भी मिलती है, और जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं वहां पर भी मिलती है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बस आराम से क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। ठीक है ना? ठीक है। कांस का यूज किया जाता था, कांस का यूज नहीं किया जाता था। जैसे क्या होता है, कोई चीज खुदाई की गई, खुदाई के बाद जो चीजें वहां पे मिली, उसके आधार पर उस सभ्यता का नाम दिया जाता है। तो जब वहां पे खुदाई की गई तो अधिकांश चीजें आपको किसमें मिली हैं? कॉपर और टीन में मिली हैं। और इसी को कॉपर और टीन का मिक्स फॉर्म क्या होता है आपका? कांस, या इसी को क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज। इस कारण से उस सभ्यता का नाम कांस सभ्यता बना। ठीक है ना? बहुत ज्यादा पाया गया, उसके कारण क्या था? खुदाई होती है, जो चीजें मिलती हैं उसी के आधार पे सभ्यता का नाम होता है। ठीक है ना? वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। लोहे का उनको नॉलेज नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। हड़प्पाई बाटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से सही नहीं वाला बताना है, नॉट करेक्ट वाला बताना है। और ये लोग जो बेट करते थे, बाट माने क्या होता है? जो नाप तौल की जाती थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है ना? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। क्या कह रहा है? बाट का निर्माण मुख्यतः पत्थरों से होता था, स्टोन से होता था। बाट निश्चित रहित तथा घनाकार होते थे। इन बाटों का निचला मापदंड दशमलव प्रणाली सिस्टम पर आधारित था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बाट मापते थे वो डेसिमल सिस्टम पे था, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या था या नॉन ऑफ द अबव? ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर बताइए, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? चलिए सभी लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर सभी लोग दिया करिए, इससे क्या होता है ना, यहाँ पे गलती होगी चल जाएगा, बट पेपर में गलतियां ना हो, इसलिए यहाँ पे आंसर जरूर दिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। बाट मतलब होता है नापने की चीजें, जैसे आज के टाइम पे तराजू है, तराजू पर कुछ रख के मापा जाता था, तो वैसे ही वहां पर भी मापन प्रक्रिया थी। तो कैसी थी उसी के बारे में पूछ रहा है, सही नहीं है यही बताना है आपको। तो इसमें से कौन सा गलत है वही आपको खोजना है। चलिए बताइए। 2 में बी, वर्षा का बी ऑप्शन आ रहा है, और सभी लोग बताइए, और सभी लोग भी आंसर दीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर। सागर का आ रहा है 2 का सी। ठीक है, और सभी लोग? सुनीता का आ रहा है बी ऑप्शन।
सेशन को भी शेयर कर दीजिए जिससे और सभी लोग इसमें जुड़ जाएं। चलिए इसका मैं राइट आंसर आप सभी लोगों को बताता हूं, बट प्रयास किया करिए सभी लोग आंसर दिया करिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। गलत होगा तो गलत होगा ना, यहीं पे तो गलत होगा, कहीं और तो गलत होगा नहीं। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। ठीक है ना, दशमलव प्रणाली नहीं थी। ठीक है ना, दशमलव प्रणाली, ये दशमलव जो था सिस्टम, ये ऊपरी मापदंड था, निचला मापदंड नहीं था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और सब कुछ सही था। इनका जो बाट था वो घनाकार होता था। घनाकार मतलब इसका आकार जो होता था बाटों का वो घनाकार होता था। ये लोग अनुपातिक सिस्टम मानते थे, मतलब एक दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, इस टाइप से लोग मापते थे। मापन प्रक्रिया इनकी ऐसी ही थी। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून पूनम जी, ठीक है। इन बातों का निचला मापदंड दशमलव प्रणाली पर आधारित था या सही नहीं है। अभी मैंने बताया ना, इनका मापन क्या था, अनुपात में था, जैसे 1 2 4 8 16 32 64, इस हिसाब से लोग मापते थे। इस पद्धति को जो कहा जाता था द्विआधारी बाट सिस्टम। दो आधारी बाट सिस्टम। ठीक है ना, तो अब से मत भूलिएगा, जिनकी भी गलतियां हुई हो अब सही कर लीजिएगा। पूनम का है 2 का सी, ठीक है, सी राइट आंसर था इसका। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो अब ये याद रखिएगा, इनका रेशियो क्या था, 1 2 4 8 16 32 एंड 64, यही इनका सिस्टम था रेशियो मेथड पर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर करिए सभी लोग, आंसर सभी लोग दिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के समुद्री व्यापार से संबंधित नहीं है। फिर से नहीं वाला पूछा है, फिर से नहीं का पूछा है, नॉट रिलेट, ये रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, उसी से पूछा है। चलिए बताइए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन, लोथर से एक गोदी या डाक यार्ड की खोज हुई, या मुहर पर जलयान में उपस्थित था। ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या होगा, यह मुहर पर, एक मुहर पर जलयान के चित्र उपस्थित थे, यहाँ होगा जलयान के चित्र उपस्थित थे। तीसरा कह रहा है सी, यातायात वस्तुओं की बहुतायत में हड़प्पा कालीन लोग के वाणिज्य संबंध थे। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ हड़प्पा कालीन लोगों के वाणिज्य संबंध थे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मतलब इनका व्यापार जो था एशियन कंट्री भी तक था। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब है, फैला हुआ था। तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। चलिए मुस्कान जी बोल रही हैं डी ऑप्शन, और सभी लोग भी बताइए, और सभी लोग भी इसका राइट आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट किया करिए, कमेंट करना बहुत जरूरी होता है। चांदनी जी बोल रही है 3 का डी, और सभी लोग भी आंसर दीजिए। मैंने पिछली की फर्स्ट क्लास में बताया था, गोदी या डाक यार्ड क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछली ही क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है ना, और लोथर क्या था, एक बंदरगाह था। 3 का सी, 3 का सी, ठीक है, बी, ठीक है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूं, संबंधित नहीं था, वो है बी ऑप्शन। ऐसी कोई मोहर नहीं पाई गई जिसपे जलयान का चित्र हो। ठीक है ना, ऐसी कोई मोहर नहीं पाई गई थी जिसपे जलयान का चित्र हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका गलत हो गया। तो यही राइट आंसर हो गया क्योंकि गलत ही पूछा था। ठीक है, और सब चीज थी। लोथर क्या था, एक बंदरगाह था। तो बंदरगाह पे क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, डाकयार्ड पाए ही जाएंगे, नाव वाव तो पाई ही जाएंगी, ये बिल्कुल सही था। 3 का सी, 3 का सी, जो भी सी बोल रहे हैं वो भी गलत है। वो यातायात करते थे, वो क्या करते थे, अपनी वस्तु को भी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक बेचते भी थे, इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए राइट आंसर, इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ठीक है,
आयात वस्तु है और कहाँ पर पाई गई है, कहाँ कहाँ ये कौन कौन सी वस्तुएं आयात करते थे उसके बारे में पूछा है। कापर, गोल्ड, टिन, गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान एंड कर्नाटक। ठीक है, बताइए कहाँ पर था। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है 3412, ऑप्शन नंबर बी है 4321, ऑप्शन नंबर सी है 1234, ऑप्शन नंबर डी है 2314। इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लीजिएगा बट बढ़िया से करिएगा। पूनम का आंसर आ रहा है 3412। और सभी लोग बताइए, और सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए, 4 का ए। ठीक है, और सभी लोग भी इसका आंसर बताइए। अभिषेक का आ रहा है 4 का ए, सुनीता का आ रहा है 4 का ए। अगर पिछली क्लास देखे होंगे तो मैंने वहां पे सब चीजें बताई थी। ठीक है, तांबा कहाँ है, खेतारी राजस्थान में पाया गया था, बिल्कुल सही बात है। सोना कहाँ पाया गया था, कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल सही बात है। टीन कहाँ पाया गया था, गुजरात में। अब बहुमूल्य पत्थर अफगानिस्तान तक व्यापार करते थे। ठीक है ना, ये चीजें पाई गई हैं। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मुस्कान जी आंसर नंबर बी नहीं होगा। ठीक है ना, अब मैंने बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ जाएं। वर्षा का रहा है 4 का सी, सी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया है। सिंधु सभ्यता के नगरों में भोजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री सूची में सम्मिलित थी। इसमें से ऐसी कौन सी सूचियां हैं जो दी गई हैं, ये पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता में, खुदाई के टाइम पर ये चीजें पाई गई हैं, उसी के बारे में बताना है। इसमें नॉट का आंसर नहीं दिया है। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए है जौ और गेहूं, ऑप्शन 2 है अंगूर और केला, ऑप्शन सी है अरमूद और केला, ऑप्शन 4 है मांस और मछली। केवल एक, 1 और 3, 1 2 एंड 3, 1 3 एंड 4। चलिए बताइए क्या क्या चीजें पाई गई थी। वर्षा का है 4 का सी, यहाँ 5 चल रहा है, आप लोग 5 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ चीजों के से आप अवगत होंगे, कुछ चीजें हो सकता है ना पता हो, बट आज आपको पता चल जाएंगी। ठीक है ना, सागर का आ रहा है 5 में ए, अभिषेक का आ रहा है 5 में, पूनम का 5 ए, वर्षा का 5 ए, चांदनी का 5 ए। सभी लोग सीधा 5 ए बता रहे हैं। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको बता देता हूं, क्या नहीं पाया गया वही खोज लीजिए और तब पता चल जाएगा। देखिए, जौ और गेहूं ये तो पाया ही गया था। ठीक है ना, कहीं नहीं कहीं अरमूद और केला भी पाया गया है, और ये लोग पशुपालन भी करते थे तो इसलिए मांस और मछली भी पाई गई थी। केला भी पाया गया, सिर्फ अंगूर नहीं पाया गया। अंगूर के कहीं साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अंगूर मतलब ग्रेप्स के कहीं साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो 2 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया, और सब चीजें पाई गई। तो 2 नंबर कहाँ नहीं है, 2 नंबर यहाँ, ये भी गलत हो गया, और सब चीजें पाई गई तो ऑटोमेटिकली दोनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1 3 और 4, 1 3 और 4 पाया गया है। अंगूर और केला, केला पाया गया है बट अंगूर के कारण वो ऑप्शन गलत हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अब मैं मुझे पता था कि सब जौ और गेहूं ही मारेंगे क्योंकि कॉमन है। शुरू से आप हड़प्पा पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या पाएगा, जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, ये सबको रटा हुआ है। ठीक है ना, बट और भी चीजें धीमे धीमे जब खुदाई हुई तो पाई गई। ठीक है ना, उसके आधार पे ये चीजें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, 1 3 एंड 4। ठीक है ना, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब बता देता हूं मैं, अनाज में क्या क्या पाए गए थे। गेहूं पाया गया, जौ पाया गया, चावल, मटर, ज्वारा, बाजरा और राई पाई गई थी। फल में खजूर, अंगूर, यहाँ अंगूर गलत आ गया है शायद। ठीक है, और संभावित अन्य फल पाए गए थे। दालों में मसूर, मूंग, उड़द, तिल, सरसों और जूट पाया गया था। पशु में दूध और डेयरी उत्पाद के साथ साथ मांस और मछली भी का भी सेवन ये लोग करते थे, तो इस कारण से ये भी सही हो गया।
एक मिनट पूनम जी, मैं देख लेता हूं। अरमूद पाया गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अरमूद पाया गया था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में हड़प्पा सभ्यता में क्या चीजें थी वो बता रहा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए बताइए। पहला है खेतों के जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है हलों को बैल के द्वारा चलाया जाता था। तीसरा है कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। ओनली वन, 1 and 2, 1, 2 and 3, 3 and 2। अब सेट कर रहा है 6 में डू, डी सही नहीं, ओनली वन, 6 का डी। चलिए 6 का डी बहुत लोग बता रहे हैं, इसमें से सही नहीं बताना है भैया। ऑप्शन अभी आप चेंज कर सकते हो, ओनली ए, ओनली वन, ठीक है 6 का डी। चलिए कौन सा सही नहीं है यही पूछ रहा है, बताइए जल्दी से। 6 में ए, 6 में ए, 6 में डी, ए डी। ठीक है, मैं चलिए इसका आपको राइट आंसर बताता हूं। जो लोग भी डी मार रहे हो कहीं नहीं कहीं गलत पढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया सही नहीं है। अभी मैंने पिछले या पीछे आपको बताया उनको लोहे का नॉलेज नहीं था। जब उनको लोहे लोहे का नॉलेज नहीं था तो सिंपल सी बात है लोहे का हल का प्रयोग नहीं होगा। जब लोहे के हल का प्रयोग नहीं होगा, लोहे के हल का प्रयोग नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए ही तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत होने के कारण क्या हो जाएगा, केवल वन, केवल वन। लोहे का प्रयोग नहीं करते थे वे, ठीक है ना। 6 का ए। चलिए अब ठीक हुआ बहुत लोगों का। ठीक, तो अब मत भूलिएगा। कालीबंगा में बिल्कुल सही बात है, पिछली क्लास में मैंने बताया था जुते हुए खेत पाए गए थे। और यहाँ पर जुते हुए खेत के साथ साथ और क्या पाए गए थे, हल भी पाए गए थे। गुड, वेरी गुड। लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। लोहे का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है ना। तो जो डी मारे हैं वो ये सही नहीं पढ़े होंगे, सही नहीं है, नॉट करेक्ट। जबकि मैं बता भी देता हूं कि नॉट करेक्ट पूछा है, तो वहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दिया करिए। जल्दबाजी में आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ नॉट करेक्ट की बात किया था। ठीक है अभिषेक जी, गुड, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं अधिकतर क्वेश्चन जो लाता हूं, अभी शुरुआत में नॉट करेक्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे, इसी कारण से, जिससे आपको क्या हो, नॉट करेक्ट की हैबिट पड़े। नहीं तो आप जल्दबाजी में बस उसको पढ़ ले तो सही है, तो वहां पे आपके क्वेश्चन संभावित गलत हो जाते हैं। सरल सरल क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो, क्योंकि वहां नॉट करेक्ट आप पढ़ते ही नहीं हो जल्दबाजी में, ठीक है ना। इसलिए मैंने शुरू के 3-4 क्वेश्चन नॉट करेक्ट वाले ही लाए थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और इसका आंसर करने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, हड़प्पाई संस्कृति में पशुपालन के संबंध में। मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, पशुपालन, एनिमल के बारे में बताना है। फिर से वही क्वेश्चन, सही नहीं बताना है। आप इसको अब की बार करेक्ट करिएगा। यस सर, आते हुए भी गलत होते हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैं अधिकतर क्वेश्चन अब की आज की सीरीज में नहीं वाला ही लाया हूं, जिससे आपको इससे परिचित हो जाओ। पेपर में आया करे क्वेश्चन ना, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। अगर आपको नॉट करेक्ट कहीं दिख रहा है तो तुरंत उस पर गोला कर लो,
और नहीं सही नहीं है, गोला दिख रहा है तो उसमें गोला कर लो। तो दोबारा जब उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या करोगे, पेन से उसको गोला हुआ रहेगा तो ध्यान वहां पे चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। उसके बाद किया करिए। 7 में डी, डी सही नहीं है, यही बताना है। चलिए बताइए। हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे। घोड़े के अस्तित्व को संकेत धौलावीरा से मिलता है। कालीबंगा के घोड़े की अस्थि का अवशेष मिलता है। हड़प्पाई लोग कुबड़ वाले बैल को अप्रिय मानते थे। चलिए बताइए इसका नॉट करेक्ट आंसर क्या होगा। 7 का डी, 7 का डी सही बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी, क्योंकि कुबड़ वाले बैल जो थे उसको अप्रिय नहीं मानते थे, उसको ये लोग प्रिय मानते थे। मतलब सबसे ज्यादा पूजा भी करते थे उसकी, उसको प्रिय वस्तु मानते थे, ये लोग उसकी पूजा करते थे। तो जितने लोग डी ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। अप्रिय नहीं मानते थे, प्रिय मानते थे, ठीक है ना। चलिए ये है घोड़े की सीन, देख लीजिए ये चित्र है। ये जो भाषा लिखी है आज तक नहीं पढ़ी गई, हो सकता है पढ़ी गई होती तो और बहुत सारी जानकारियां हमको मिल जाती। क्योंकि हड़प्पा में क्या था, सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया गया था। जैसे क्या है आज के टाइम पे जो चीजें ऐसे मैं उंगली दिखाऊं, ये क्या है, तो हो सकता है बहुत से लोग उसको दूसरा कुछ समझें, बहुत से लोग उसको दूसरा कुछ समझें। तो सांकेतिक भाषा जो होती है वो पढ़ी नहीं जा पाती, ठीक है ना। इस कारण से देखिए इसमें कहीं तीर बनी है, कहीं मछली बनी है, कहीं कोई चित्र बना है। अब इसका मतलब हो सकता है कोई और कुछ और निकाले, कोई कुछ और निकाले। इस कारण से भाषा पढ़ी ही नहीं जा गई। तो इसका चित्र यही था जो बैल पाया गया था। ये प्रिय वस्तु था उनका, ये मोहरों में अधिकतर पाया जाता था उनके, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला पशु एक सींग का बैल था, ठीक है ना। इसे यूनिकॉर्न भी कहते थे। ठीक, इस सभ्यता में शेर के कोई भी चित्रण नहीं मिलता। मतलब इस सभ्यता में अभी तक जो खोदा गया है, खुदाई में शेर का कोई भी चित्र नहीं मिला। इस कारण से माना जाता है कि इस सभ्यता में शेर के बारे में जानकारी नहीं मिली, ठीक है ना। बहुत से लेखक क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा मिली, बहुत से लेखक कहते हैं भावनात्मक। भावनात्मक और सांकेतिक भाषा को मिक्स कर दीजिए, जो भाषा निकलेगी वही थी हड़प्पा। इसीलिए पढ़ी नहीं गई। अगर पढ़ी गई होती तो हो सकता है बहुत सी सारी चीजें आज हमको मिलती। तो आज तक हम लोग ये भी नहीं बता पाते सही से कि हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता होने के कारण क्यों खत्म हो गई, क्यों डिस्ट्रॉय हो गया उसका। क्योंकि कहीं लिखित तौर पे चीजें नहीं मिलती, हम लोग जो साक्ष्य पाते हैं उसी के आधार पर बताते हैं। बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, बहुत अधिक पेड़ की कटाई के कारण, ये सब चीजें हम बताते हैं। बट अगर शायद हम उनकी भाषा पढ़ पाते होते तो आज एग्जैक्ट पता होता हड़प्पा में क्या क्या चीज विकसित हुई थी और वो कैसे खत्म हुई, ठीक है ना। ये चीजें हम नहीं पा पाते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिंपल सा है, गलत मत करिएगा, प्रयास करिएगा बिल्कुल सही करने का करिएगा। चलिए क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत होने वाले व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए बताइए। पहला है, यहाँ विदेशी तथा आंतरिक दोनों व्यापार होते थे। व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग होता था। यहाँ का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नॉन ऑफ दीज। 8 में बी, ऑप्शन सी। चलिए बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, व्यापार के संबंध में है। मुस्कान का सी आ रहा है, ठीक है। सुनीता का 8 में बी आ रहा है। सागर का 7 में बी, 8 में बी, 1 एंड 3 सही होगा। 8 में बी, 8 में बी, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं, केवल दो सही होगा। केवल दो सही होने का मतलब कोई एक गलत है, कोई एक गलत है। तो कौन सा गलत है ये बताना है। धातु की मोहरों का प्रयोग नहीं होता था, यही वाला ऑप्शन गलत है। तो कौन सा गलत है, दूसरा नंबर।
मेटल सील्स वार यूज्ड ट्रेड में लिखा है, ये नहीं यूज होती थी। ठीक है, मेटल सील्स नहीं यूज होती थी व्यापार में। तो अच्छा बताइए, नहीं यूज होती थी तो कौन सी मोहरें यूज होती थी, इसको आप बता दीजिए। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा केवल दो। बहुत लोग मारे हैं सभी तीनों, तो सभी तीनों नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताइए। ये भी क्वेश्चन व्यापार से रिलेटिव है। सुनीता कह रही है क्वेश्चन टू, नंबर 2 रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, मेसोपोटामिया के बारे में पूछा है। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। नॉट करेक्ट फिर से पूछा है। किसके बारे में? मेसोपोटामिया के बारे में नॉट करेक्ट। मेसोपोटामिया क्या था? ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है और कहीं नहीं कहीं मिलती जुलती सभ्यता मानी जाती है। तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, पहला कह रहा है यहाँ के लेखों में दिलमुन, मगन तथा मेलुहा के आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है। मेलुहा क्या था, ये एक कमेंट बॉक्स में कोई लोग हमें बताइए। मेलुहा को हड़प्पा क्षेत्र से की गई है, मतलब मेलुहा को हड़प्पा क्षेत्र से की गई है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? केवल वन, वन और टू, टू एंड थ्री, केवल टू। चलिए बताइए। मेलुहा के बारे में आप लोग जानते होंगे तो बहुत ही आराम से बता लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना? चलिए बताइए। दिलमुन मेलुहा के बारे में जो जानता होगा वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर लेगा। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? चलिए बताइए। केवल वन, वन और टू, टू एंड थ्री, केवल टू। इसमें एक ऑप्शन थ्री भी दे दिया है, थ्री वाला है ही नहीं, ये ऑप्शन बना दिया है। शायद से मिस्टेक, प्रिंटिंग में जब वो प्रिंट कर रहा था तो शायद मिस्टेक किया है। इस ऑप्शन को आप काट ही दीजिए। अब बताइए। चलिए, एक ऑप्शन आपके लिए कट गया। अब बताइए। अब तो और आसान हो जाएगा। 9 में बताइए। 9 में ए आ रहा है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुआ बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। जैसे क्या होता था, सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया से जो संबंध करते थे, जो भी व्यापारिक चीजें करते थे, उनको मेलुआ के नाम से जाना जाता था, उनको मेलुआ बोलते थे। व्यापारिक नाम एक तरफ से समझ लीजिए। 9 में ए, 9 में बी, 9 में ए। केवल वन, वन और टू, वन वन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, वन एंड टू, दोनों। ठीक है ना? दोनों, ओनली वन नहीं होगा पूनम जी। ठीक है, दोनों होगा। ठीक है ना? राइट आंसर हो जाएगा। दिलमुन, मगन और मेलुआ प्राचीन मेसोपोटामिया ग्रंथ में उल्लेखित व्यापारी साझेदारी थे, जिनमें से मेलुआ सिंधु घाटी सभ्यता का नाम था। दिलमुन आधुनिक बहरीन था और मगन आधुनिक ओमान का क्षेत्र था। मतलब दिलमुन जो था ये आज का बहरीन है, और गमन जो था ये ओमान है आज का। मगन जो है ये आज का क्या है? ओमान क्षेत्र। ओमान क्षेत्र जो आज के टाइम पे ओमान क्षेत्र है वो है। तो इसका व्यापार यहाँ तक था। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वन एंड टू दोनों करेक्ट होगा। ठीक है ना? ओमान आज का जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, आज क्वेश्चन नंबर शायद 9 तक ही था। ठीक है ना? आज शायद कुछ मिसप्रिंटिंग भी थी, कोई बात नहीं, मैं जो टाइप करते हैं उनसे बोल दूंगा, वो सही कर देंगे। अगली बार से मिसप्रिंटिंग थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक ना? तो देखिए, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें और बताना चाहता था मैं। देखिए, जो अभी तक हिस्ट्री में जो आपका पेपर आता है प्रीलिम्स में, उसमें वेटेज किसका कितना ज्यादा है। जैसे क्या होता है, सब लोग कहते हैं मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ये बात मैं मानता हूँ, बहुत ज्यादा आते हैं। बट कहीं नहीं कहीं अगर इसका मैपिंग देखोगे तो एशियन हिस्ट्री जो आपका है, प्राचीन भारत जो है प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों मिला दिया जाए तो आपके हिस्ट्री के अधिकांश क्वेश्चन यहीं से कवर हो रहे हैं। मतलब अगर 15 से 16 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ रहे हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आपका एशियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन ये लेके चला जाता है।
ठीक है ना। जब ये लेके चला जाता, और इस पे हम ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपका मौर्य काल से चालू हो जाता है और ये मुगल काल में जाता है। मुगल काल तक आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है अधिकांश, जो हमको पढ़ना होता है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मौर्य काल में आर्ट एंड कल्चर चालू होता है और ये मुगल काल के अशोक, औरंगजेब तक और उसके आगे तक चीजें देखने को मिलती हैं। तो वहां तक हमको ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, मॉडर्न इंडिया ही पढ़ते रहते हैं। मॉडर्न इंडिया पढ़ना जरूरी है, बट उसके साथ कहीं नहीं कहीं आर्ट एंड कल्चर और एशियन हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है। मेरा कहने का ये मतलब है, इसलिए मैं आपको ये वेटेज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एशियन हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम। देखिए, अगर सन 2023 की बात करें तो 9 क्वेश्चन आए थे। सन 2022 की बात करें तो 8 क्वेश्चन आया है। सन 2021 की बात करें तो 8 आया है। सन 2020 में अगर बात करें तो देख रहे हैं 11 क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन कहीं कम नहीं है। जिस पेपर में 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, उसमें से 9 क्वेश्चन आपका एशियन हिस्ट्री उठा ले जा रहा है। एशियन प्लस आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन अगर आपको उठा ले जा रहा है 9 क्वेश्चन, तो बचे आपके 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में कहीं नहीं कहीं 2 क्वेश्चन आपके मिडियल हिस्ट्री से आते हैं, तो बचे 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ही आपके क्या आते हैं, मॉडर्न इंडिया से। तो मॉडर्न इंडिया के साथ साथ ये भी पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। तो एशियन हिस्ट्री को आप ऐसा मत करिए कि एशियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे, बट मॉडर्न इंडिया पढ़ लेंगे तो हमारा हिस्ट्री में काम हो जाएगा। नहीं, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको छोड़ना है तो मिडियल हिस्ट्री छोड़ सकते हो। मिडियल हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको पढ़ लो बस। मिडियल हिस्ट्री छोड़ दोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है नहीं करोगे, और चीजों में आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको लाके दिखाना चाह रहा था आपको। ठीक, तो एशियन हिस्ट्री में आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और सब बोलते हैं क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब आपको दिखाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में सन 2023 में देख के चलिए 4 क्वेश्चन के करीब आए हैं। सन 2022 में 4 आए थे। सन 2021 में करीब करीब 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आए थे सन 2018 में। आप बस यही एक मानवता को बना के चलते हो कि सर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, बट मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको एशियन हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है। कहीं नहीं कहीं अगर आपको हिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना है। पिछले बार के पेपर में शायद हिस्ट्री में 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, प्रीलिम्स में 17 भी हो सकते हैं। बट अब 17 क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूँ 9 से 10 क्वेश्चन आपके एशियन हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो बचे कितने, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका कौन ले ले रहा है, मिडवल हिस्ट्री ले रहा है, ठीक है। तो बचा कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं मॉडर्न से, समझ रहे हो ना। तो पढ़ना हमको क्या क्या है ये मान के चलिए। अब देखिए आपको मैं बता दूं, मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिए, जब गांधी जी आते हैं स्टार्ट होता है वहां से, उसको पूरा पढ़ लीजिए। आर्ट एंड कल्चर पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, और एशियन हिस्ट्री अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो मैं मान के चलता हूँ 12 क्वेश्चन से लेके 13 क्वेश्चन आप बहुत आराम से सही कर सकते हो प्रीलिम्स में, हिस्ट्री के पोर्शन में, बहुत आराम से। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, पुरानी चीजें ही हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। बस वर्ल्डिंग से आप रूबरू नहीं होते हो, इसी कारण से आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते। आपको कुछ नॉलेज नहीं होता, क्योंकि रटने वाली चीजें थोड़ा बोरियत करती हैं, उसमें सन भूल जाना, चीजों को भूल जाना, आप टैकल नहीं कर पाते हो। इस कारण से आप हिस्ट्री में पीछे रहते हो, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, इन 3 पोर्शन को आपको ज्यादा पढ़ना है। मैं तो क्वेश्चन सारे कराऊंगा ही, बट इन 3 चीजों पे आपको फोकस ज्यादा करना है, तो आपका 12 से 13 क्वेश्चन आराम से टैकल हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको करना है, ये नहीं कि बस मॉडर्न इंडिया किताब ले लिए पढ़ डाले बार बार। मॉडर्न इंडिया आपके मेंस में सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि वहां से आप लिखने में ज्यादा फोकस करते हो, इसलिए, ठीक है ना। हाँ, डेली 2:30 बजे होती है क्लास। अभी क्वेश्चन हम कम ला रहे हैं, बट धीमे धीमे करके इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते जाएंगे। कम से कम इसको हम लाने का प्रयास करेंगे कि 20-25 क्वेश्चन हो, और उसके बाद जब मैराथन चले तो उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज आपको ये समझ में आया होगा हिस्ट्री में किसका वेटेज कैसा है। आर्ट एंड जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, इसमें आप भूलते बहुत हो, क्योंकि इसमें ऐसी सी चीजें हैं जो याद नहीं रखना थोड़ा सा मुश्किल होती है, मैं समझ सकता हूँ। एशियंट हिस्ट्री भी ऐसी ही है, उसको भी रखना कठिन है, क्योंकि उसमें ऐसी सी चीजें हैं जो याद नहीं होती, और याद सबसे ज्यादा उसी में करना है। मॉडर्न इंडिया क्या है, उसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं चीजों को, ठीक है, इसलिए याद हो जाता है, इसलिए उसको हम ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, नहीं तो इस क्लास को एंड करते हैं। एंड करने से पहले फिर से आपको एक बात बता देता हूँ, 16W आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करिए। मैं कहता हूँ अगर कोई नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करिए।
इसके बिना प्रीलिम्स कहीं नहीं कहीं आपके लिए बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है ना? अगर आपको ये चाहते हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स निकल जाए, मैं मेंस में अच्छा कर सकूँ, तो इसके लिए आपको 16W फार्मूला ज़रूर जॉइन करना है। दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो और बात कर सकते हो मैसेज कर के या सीधा कॉल करके भी, ठीक है ना? और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, कमेंट किया करिए, ठीक है? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, गुड डे।